हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं साधना यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल NSY एजुकेशन हेल्पर पर, जहाँ मैं आपको प्रोवाइड करा रही फ्री एजुकेशन। और मैं लेके आई हूँ आप सबके लिए घटना चक्र की सीरीज। अगर आपको पसंद आ रही है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अभी इससे पहले जो हमने वीडियो डाली थी उसमें हमने इस घटना चक्र, हिस्ट्री का जो घटना चक्र है उसकी जो प्राचीन भारत है उसके नोट्स पढ़े थे। अभी हम उसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए करते हैं। रॉबर्ट ब्रूसफुट ने या फुट थे एक भूगर्भ वैज्ञानिक, पुरातत्व शास्त्री, पुरातत्वविद, इतिहासकार। तो ये थे, इसमें ए और बी दोनों आएगा। भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और पुरातत्वविद भी थे। ठीक है, और ये इसका डिटेल है। इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार रॉबर्ट ब्रूसफुट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में संबद्ध रॉबर्ट ब्रूसफुट ने 1863 ईस्वी में भारत में पाषाण कालीन बस्तियों के अन्वेषण का शुरुआत की। अतः स्पष्ट है कि इस प्रश्न का जो उत्तर है वो ए और बी दोनों हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगी विभाजन किया था। तो ये त्रियुगी विभाजन किसने किया था? तो थॉमसन ने। कुछ डिटेल जो है ना वो नोट्स में दी होती है, लेकिन कुछ डिटेल नहीं दी होती, वो इस टाइप के बॉक्स में दे दी जाती है। तो जैसे कि ये नहीं दिया था उधर, लेकिन अभी दिया हुआ है। डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय में 1818 ईस्वी तथा 1820 ईस्वी में एक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार पाषाण, कांस्य और लोहे युग का त्रियुगी विभाजन क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमसन ने किया था। यद्यपि थॉमसन ने 1836 ईस्वी में इसी वर्गीकरण के अनुसार संग्रहालय की वस्तुओं का विवरण प्रकाशित किया था। अब है क्वेश्चन नंबर हमारा 3। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो इसका कहने का मतलब है कि जो पशुपालन है वो कब प्रारंभ हुआ? निचले पूर्ण पाषाण काल में, मध्य पूर्ण पाषाण काल में, उत्तरी एवं पाषाण काल में, डी मध्य पाषाण काल में। तो इसका आंसर है मध्य पाषाण काल में, जैसे कि हमने नोट्स में पढ़ा था लास्ट वीडियो में। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुओं के साक्ष्य प्राप्त हुए। मध्य पाषाण के अंतिम चरण में पशुओं के साक्ष्य प्राप्त होने लगे थे। ये पशु पालन के साक्ष्य भारत के आदमगढ़ या नर्मदापुरम मध्य प्रदेश या बागौर भीलवाड़ा राजस्थान से मिले हैं। इसलिए इसका डी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान है। तो वो कौन सा स्थान है जहाँ पर पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं? लंगनाच, बीरभानपुर, आदमगढ़, चोपनी मांडो। तो इसका आंसर है आदमगढ़। ठीक है, जैसे कि हमने नोट्स में पढ़ा था लास्ट वीडियो में, उसमें आदमगढ़ दिया था। निम्नलिखित में से किस स्थल में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? चोपनी मांडो से, काकोरिया से, महदहा से, सरायनाहर से। तो इसका आंसर है सी और डी दोनों हैं। महदहा से भी प्राप्त हुए हैं और सरायनाहर से भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो हड्डी के उपकरण, जैसे कि मैं बार बार लास्ट वीडियो में बता रही थी कि हड्डी के जो उपकरण हैं वो
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये देखो यूपीपीसीएस में 2010 में आया है। तो महदहा है इसका और सराय नाहर राय है। इसका डिटेल देख लेते हैं। तो मध्य पाषाण काल के महदा उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। इससे बड़ी मात्रा में हड्डी तथा सींग से निर्मित उपकरण प्राप्त हुए। देखो ये क्वेश्चन हड्डी से निर्मित पता चल गया, ये और सींग से निर्मित भी है। तो दोनों कहाँ से, महदा और सराय नाहर से प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा संकुल क्षेत्र एवं जी.आर. शर्मा महदा के 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया था, जिसमें था झील क्षेत्र, बूचड़ खाना संकुल क्षेत्र और कब्रिस्तान में 3 क्षेत्रों में बांटा था। बूचड़ खाना संकुल से हड्डी और सींग के निर्मित उपकरण व आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। सराय नाहर राय से भी अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा कहाँ से, महदहा से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हैं। हड्डी से निर्मित आभूषण मध्य पाषाण काल में संदर्भ में प्राप्त है। कहाँ से, सराय नाहर से, महदहा से, लेखिया से, चौपनी माह से। तो दोनों से। अभी हमने जैसे कि इस डिटेल में पढ़ा था, सराय नाहर और महदहा दोनों हैं। क्वेश्चन 7 है, निम्नलिखित मध्य पाषाणिक स्थल को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करिए। इसको हमको क्या करना है, व्यवस्थित करना है। कौन से क्रम में, भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में। तो पैरा, लेखिया, बीरभानपुर और महदहा। तो सबसे पहले इसमें आएगा 4 महदहा, ठीक है। उसके बाद आएगा लेखिया, उसके बाद आएगा पहरा, उसके बाद आएगा बीरभानपुर। तो उसका क्रम ये रहेगा 4, 2, 1, 3, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। इसका भी डिटेल देखते हैं। तो भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में मध्यकालिक स्थल है महदहा, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश, क्योंकि पश्चिम से पूर्व की ओर देखना है। तो पहला प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में है महदहा, फिर लेखिया जो मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में है, पहरा जो बिहार में है, बीरभानपुर पश्चिम बंगाल में। तो इस तरह से पश्चिम से पूर्व का क्रम हो गया। नेक्स्ट है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले। ऐसी किस जगह से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए? तो वो प्राप्त हुए हैं दमदमा से, ठीक है। उत्तर प्रदेश के प्रताप जिले में स्थित सराय नाहर राय और महदहा तथा दमदमा का उत्खनन हुआ। मतलब पहले इनका उत्खनन हुआ था। तो दमदमा से लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 मानव समाधान प्राप्त हुए। कहाँ कहाँ से? दमदमा से और महदहा से और सराय नाहर से 41 मानव समाधान प्राप्त हुए थे। तो इसके अनुसार हमारा आंसर कौन सा सही है? बी सही है, दमदमा से। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई। खाद्यान्नों की कृषि मतलब जो खाने योग्य दाने, मतलब खाने योग्य जो फसलें होती हैं, उनकी कृषि कब से प्रारंभ हुई थी? नवपाषाण काल से, मध्य पाषाण काल से, पुरापाषाण से, या फिर प्रोटोहिस्टोरिक ऐतिहासिक काल से? तो ये नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई खाद्यान्नों की कृषि। खाद्यान्नों का उत्पाद सर्वप्रथम नवपाषाण काल से हुआ। यही समय है जब मनुष्य कृषि कर्मों से परिचित हुआ। मतलब खाद्यान्नों का उत्पाद सर्वप्रथम नवपाषाण काल से हुआ और यहीं से कृषि से जो मानव था वो परिचित हुआ था। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला? मानव के साक्ष्य कहाँ मिले? नीलगिरी पहाड़ी पर, शिवालिक पहाड़ी पर, नलमाला पहाड़ी पर, या नर्मदा घाटी पर? तो इसका आंसर हमने लास्ट वीडियो में अच्छे से डिटेल पढ़ा था। तो नर्मदा घाटी था। तो कहाँ से मिला? नर्मदा घाटी से। भारत में इसका डिटेल देखते हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में अवस्थित हथनोरा। अगर कभी कभी क्या होता है कि स्टेट का नाम पूछता है तो कभी किसी प्लेस का नाम पूछ लेता है स्टेट के अंदर। तो जैसे कि नर्मदा घाटी बोलेगा तो ठीक है। हथनोरा बोला तो क्या, मध्य प्रदेश, हथनोरा जिले में, सीहोर मध्य प्रदेश में, उस जगह का नाम क्या है? सीहोर।
नामक पुरास्थल से प्राप्त हुआ। इसकी खोज पुरातत्वविद अरुण सोनकिया द्वारा वर्ष 1982 में की गई थी। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? प्रथम मानव जीवाश्म किस नदी से? तो नर्मदा नदी घाटी से। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था गेहूं, जौ, चावल या बाजरा? तो सर्वप्रथम प्रयोग होने वाला अनाज कौन सा था? मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग होने वाला अनाज गेहूं, चावल, जौ या बाजरे में से कौन था? वो था जौ। और ये हमारा आया है यूपीपीसीएस में प्री में 1997 में क्वेश्चन। अब हम इसका थोड़ा डिटेल देख लेते हैं, कौन सा अनाज कब कब मिला हमें और कौन सा सबसे पहले आया, कौन सा बाद में। आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्य अनाजों का उपयोग किया गया: जौ, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, सोरघन, राई, जई। अनाजों के पौधे विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे, जिन्हें बीजों के रूप में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समय पर मानव ने उगाया। वैश्विक दृष्टि से देखा गया है या देखा जाए तो सर्वप्रथम जौ 8000 ईसा पूर्व आसपास भूमध्य सागर, ईरान के मध्य स्थित पश्चिमी एशिया के देश में मानव द्वारा उगाया गया। बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्रों में 8000 ईसा पूर्व के आसपास गेहूं भी उगाया गया। तो सर्वप्रथम क्या उगाया गया? जौ उगाया गया। उसके बाद इन्हीं क्षेत्रों में गेहूं भी उगाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? कोल्डी हवा से, लहुरा देव से, मेहरगढ़ से या फिर टोकवा से? देखिए, पहले हम जब डिटेल पढ़ रहे थे इसका नोट्स का, तब मैंने बताया था कि लहुरा देव जो है वो 9000 साल पहले के साक्ष्य मिले हैं लहुरा देव में। लेकिन 7000 ईसा पूर्व 7000 ईसा पूर्व के साक्ष्य मिले हैं लहुरा देव, जो कि लहुरा देव से प्राप्त हुए हैं। और 8000 और 7000 से 6500 के आसपास के साक्ष्य हमें मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। पहले प्राचीनतम साक्ष्य में मेहरगढ़ को जाना जाता था, लेकिन नई खोजों के आधार पर हमें क्या ज्ञात हुआ है कि 9000 ईसा पूर्व से लेकर 7000 ईसा पूर्व के बीच चावल के साक्ष्य कहाँ पर? लहुरा देव में मिले। उल्लेखनीय है कि मानवीय खोज से पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप प्राचीन कृषि साक्ष्य वाले मेहरगढ़ पाकिस्तान बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ पे 7000 ईसा पूर्व से गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, जबकि गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। माना जाता है कि उपरोक्त संदर्भ में यदि विकल्प लहुरा देव रहता है तो उपयुक्त विकल्प वही होगा। लहुरा देव के विकल्प ना होने पर स्थिति का उत्तर मेहरगढ़ हो जाएगा। यदि कहने का मतलब यह है कि अगर लहुरा देव दिया है तो सर्वप्रथम हम इम्पोर्टेंस लहुरा देव को देंगे, और अगर नहीं दिया तो हमारा आंसर होगा मेहरगढ़। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं ब्रह्मगिरी से, बुरझौम से, कोल्डी हवा से, मेहरगढ़ से। तो इसमें मेहरगढ़ आएगा कि भारतीय उपमहाद्वीप के कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, क्योंकि इसमें कोई भी ऑप्शन में लहुरा देव दिया ही नहीं है, तो इसका मतलब प्राचीनतम कौन हो गया? मेहरगढ़ हो गया। तो इसमें कौन सा आंसर हो गया? मेहरगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल से, हड़प्पा से, मेहरगढ़ से या मुंडीकाक से? तो इसके साक्ष्य हमें मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। ये हमारे एमपीपीसीएस में कहाँ से आया, कितने में आया है? मेंस में 2 या 7 में आया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 क्वेश्चन, वो है नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण मिले हैं? मतलब किसी के सबसे पहले कब प्रारंभ हुई? ठीक है, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में। तो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में तो देखो मेहरगढ़ है उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, क्योंकि ये पाकिस्तान में पड़ता है, इसलिए ये उत्तर पश्चिम क्षेत्र में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, छत्तीसगढ़ 2017 में छत्तीसगढ़ SC में आया ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? अंजरा से,
दम अदात से, किले गुल मोहम्मद से, मेहरगढ़ से। या इस उपरोक्त में से कोई नहीं, और यह उपरोक्त में से एक से अधिक। तो क्वेश्चन इसका है डी, क्योंकि हम अभी तक देखते आ रहे हैं कि कृषि के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले, मेहरगढ़ से। तो भारत में पशुपालन एवं कृषि के दोनों के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं, मेहरगढ़ से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18 क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन कौन से कथन सही हैं। इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों में वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य या प्रमाण प्राप्त हुए हैं। क्या सांस्कृतिक उत्तर प्रदेश की, किसके बारे में बात हो रही है, उत्तर प्रदेश के में। तो उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों में वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो बिल्कुल सही है, यहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं। प्राचीन प्राप्त कृषि अन्न, जौ और धान। तो इसमें क्वेश्चन हमारा कौन सा है, ये जो आंसर है वो देखो, पहला भी ऑप्शन सही है और दूसरा भी सही है इसमें, कि यहाँ से एक तो लहरा देव है, क्योंकि इसने क्या बोला है कि प्राचीनतम प्रमाण पूछे हैं किसके, उत्खनित उत्पाद पुरास्थलों के। तो यहाँ से ही तो लहरा देव हमें प्राप्त हुआ है। उसके बाद प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न, जौ और धान, जो कि कहाँ से हमें मिला है, लहरा देव से। तो इसलिए जो क्वेश्चन इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 1 और 2 दोनों जो हैं ऑप्शन वो सही है। और आया कब है, UPRO में प्री 2021 में उत्तर प्रदेश। अब इसका थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश प्रागैतिहासिक काल से ही समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का एक धनी रहा है। ध्यातव्य है कि प्रदेश के बेलन नदी घाटी में स्थित कोल्ली हवा को लंबे समय तक विश्व में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण माना जाता है। इसी समय वर्तमान में धान की खेती प्राचीनतम प्रमाण के लिए लहरा देव, जैसे कि मैंने आपको बताया कि धान के लिए लहरा देव है, उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर जिले का एक भाग है। कथन ए सही है, एक सही है। उत्तर प्रदेश अनेक उत्खनित स्थलों से प्राप्त प्राचीनतम कृषि अन्न, जौ, धान साक्ष्य मेहगढ़ा और धान के साक्ष्य कोल्डी हवा से प्राप्त हुए हैं। इसलिए इसके क्वेश्चन जो ऑप्शन नंबर सी सही है, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 जो है, उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। धौलावीरा, किले गुम्बद मोहम्मद से, कालीबंगा से, मेहरगढ़ से। क्वेश्चन है हमारा, तो उस स्थल का नाम बताओ जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के साक्ष्य मिले हैं। तो स्थायी जीवन के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं, मेहरगढ़ से, क्योंकि वहाँ पशुपालन भी हो रहा था, फसलें भी उगाई जा रही थी। तो इसका मतलब स्थायी जीवन, क्योंकि पहले जो मानव था, पाषाणकालीन जो मानव था, वो क्या कर रहा था, वो शिकार कर रहा था ओनली, और वो एक जगह स्टेबल नहीं था, स्थायी जीवन नहीं था उसका। लेकिन इसने हमें पूछा स्थायी जीवन के बारे में। तो जब वो क्या करने लग गया, पशुपालन करने लग गया और कृषि करने लग गया, तो उसे स्थायी जीवन जीने लगा, क्योंकि फसलें जहाँ बोता था वो वहीं रहता था, वहीं अपने पशु पालता था। ठीक है, दिए गए विकल्प के, अब इसका डिटेल जानने की जरूरत तो नहीं है, फिर भी मैं एक बार इसे रीड कर देती हूँ। 7वीं शताब्दी के 7000 ईसा पूर्व मेहरगढ़ से मिले हैं प्रमाण। ठीक है, जबकि गुल मोहम्मद और कालीबंगा प्राचीनतम स्थिति क्रमशः 4000 और 3500 है। तो गुल मोहम्मद 4000 ईसा पूर्व और 3500 मतलब 3500 कालीबंगा के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 है, उसका निम्नलिखित में से किन स्थानों में मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। तो मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण औदे, बोरी, बागौर, लखनिया कहाँ से मिले हैं। तो बागौर से मिले हैं। हमने ये पीछे नोट्स पढ़े थे तब भी ये देखा था। ठीक है, इसका डिटेल देख लेते हैं। मध्य पाषाण काल से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश में नर्मदापुरम के निकट आदमगढ़ पुरस्थल तथा राजस्थान में भीलवाड़ा जिले में स्थित बागौर से प्राप्त हुए।
तो पशुपालन के प्रमाण हमें 2 जगह से प्राप्त हुए, एक तो नर्मदापुरम में आदमगढ़ से और दूसरा राजस्थान के भीलवाड़ा से। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? पुरापाषाण को, नवपाषाण को, ताम्रपाषाण को, लौह युग को? तो इसका आंसर होगा ताम्रपाषाण को। ताम्र युग को चालकोलिथिक या कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता। क्वेश्चन नंबर 22 है, आहड़ सभ्यता के बारे में कौन सा कथन पर विचार कीजिए। आहड़वासी तांबा लगाना जानते थे, ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, धातु का काम आहड़ वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। फोर्थ है, यहाँ से काले वाले रंग के मृदभाण मिले हैं जिस पर सामान्य सफ़ेद रंग के ज्योतिषीय आकृति उकेरी गई हैं। तो इसमें से कौन सा विकल्प सही है? तो इसमें से विकल्प नंबर पहला है, नंबर 1 है, आहड़वासी तांबा लगाना जानते थे। तो ये क्या है, मतलब तांबे को जानते थे। और दूसरा है ऑप्शन नंबर 3, धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। तो वो तांबे से परिचित थे तो उसका यूज़ करते थे, तो अर्थव्यवस्था का साधन भी था। और फिर है फोर्थ, यहाँ से काले रंग के मृदभाण, और मृदभाण कैसे प्राप्त हुए? यहाँ से ब्लैक कलर के प्राप्त हुए हैं, जो सफ़ेद रंग की उसमें क्या होती है, ज्यामितीय आकृतियाँ बनाई गई, उकेरी गई थी उसमें। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका डिटेल देख लेते हैं। नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में शवों को विभिन्न प्रकार की समाधियों में दफनाने की परंपरा विद्यमान थी। इस समाधि को जो विशाल पाषाण खंडों से निर्मित है, बृहद पाषाण व मेगालिथ के नाम से जाना जाता है। इसके विभिन्न प्रकार हैं, जैसे शिष्ट समाधि, पिट सर्किल, कैर्न सर्किल, डोलमेन, अम्ब्रेला स्टोन, वुड स्टोन, कंदराएं, मेहिरे। ये सारी क्या हैं, विभिन्न प्रकार की समाधियां हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, राग का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? बुलिहाल, संगनकल्लू, कोल्डी हवा, ब्रह्मगिरी। इसका आंसर होगा संगनकल्लू। जो राग का टीला कहाँ प्राप्त हुआ? संगनकल्लू से। कर्नाटक के मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक नवपाषाण कालीन पुरास्थल से राग के टीले प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 है, और उसमें भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो पहला ही ऑप्शन है, गुफाओं में शैल चित्र है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन। मध्य प्रदेश में रायसेन जिले में, देखो जो भीमबेटका है वो किस जिले में है? रायसेन जिले में। क्वेश्चन जिले को भी पूछ के हो सकता है, इसलिए जिले पे भी ध्यान देना होता है। अब्दुल्लागंज के समीप स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। कब का? ये प्राग ऐतिहासिक काल का श्रेष्ठ कला का उदाहरण। गुफाओं में जीवन के विविध रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया है। तो ये कैसे उकेरे गए? पेंटिंग के रूप में, जिसमें हाथी, सांबर, हिरन, तो कौन से जानवर हैं? हाथी हैं, सांबर हैं और हिरन आदि के चित्र हैं। अब तक लगभग 700 शिलाश्रय पहचाने जा चुके हैं। 500 में से चित्र पाए, इनमें से 500 में चित्र पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, में से कौन सा स्थल प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? अजंता, भीमबेटका और बाघ या फिर अमरावती? तो क्या पूछा है? प्राग ऐतिहासिक चित्रकला। ठीक है, तो इसके हैं भीमबेटका, क्योंकि हमने अभी यहीं पढ़ा था, देखो इसका डिटेल पढ़ा था ना भीमबेटका का, तो उसमें प्राग ऐतिहासिक पढ़ा था, तो ये इसने क्वेश्चन यही उठा दिया। और एग्ज़ाम देखो यूपीपीसीएस में 2011 में आया है और वो एमपीपीसीएस में आया, तो क्वेश्चन क्या है, वहीं की वहीं घुमा दिया गया है। प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, तो भीमबेटका प्रसिद्ध है। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? भोपाल, सिगरौली, पंचमढ़ी, अब्दुल्लागंज, रायसेन। तो डी सही है। अभी मैंने आपको यहाँ बताया भी था कि इसके ज़िले का नाम आ जाता है, तो रायसेन जिला है, अब्दुल्लागंज के समीप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31,
भारत के किस शिलाश्रय में से सर्वाधिक चित्र पाए गए हैं? घगरिया, भीमबेटका, लेखाई भीमबेटका, नंबर सी है लेखाइया, और नंबर डी आदमगढ़। तो नंबर बी है, क्योंकि भीमबेटका से ही सबसे ज़्यादा चित्र पाए गए शैलाश्रय। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? तो सबसे पहले इसे किसने देखा था? तो वीर एस बाड़क्कर ने। ठीक है, इसको सर्वप्रथम किसने देखा था? भारतीय पुरातत्वविद, मतलब भारतीय पूछा है। ठीक है, तो पहली बार भारतीय पुरातत्वविद को भीमबेटका में किस के चित्रों को किसने देखा था? तो वो वी.एस. बांकड़कर। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इसकी खोज वर्ष 1957 में बी.एस. बाणक्कर ने की थी। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्र को विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, भीमबेटका को किसने खोजा था? तो उसमें भीमबेटका को किसने खोजा था? तो डॉक्टर H.D. सांखलिया, डॉक्टर श्याम सुंदर निगम, डॉक्टर विष्णुधर बाणक्कर, डॉक्टर राजवल्ली पांडे। तो हम अभी थोड़ी देर क्या पढ़े थे? B.S. बाणक्कर। तो इन्होंने ही क्या किया है? भीमबेटका को खोजा है। तो डॉक्टर विष्णुधर, ठीक है, विष्णुधर बाणक्कर। B.S. का मतलब विष्णुधर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैरिक मृदभांड OCP का नामकरण हुआ? हस्तिनापुर में, अक्षत्र में। गैरिक मृदभांड OCP का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में, अक्षत्र में, नोहे में, लाल किले में। तो इसका ऑप्शन है ए, हस्तिनापुर में। इसका डिटेल थोड़ा देख लेते हैं। गंगा यमुना दोआब की सांस्कृतिक परंपराएं संभवतः उस संस्कृति के साथ शुरू हुई जिसमें अपने अत्यंत विशिष्ट मृदभांड के नमूने के कारण गैरिक मृदभांड OCP कहा गया। मृदभांड परंपरा के पात्र सर्वप्रथम हस्तिनापुर की खुदाई से प्रकाश में आए। वर्ष 1950 से 52 के दौरान हस्तिनापुर नामक पुरास्थल की खुदाई B.B. लाल के निर्देशन में हुई। तो ये हस्तिनापुर है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, ताम्रस्य काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह से